नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आशिफ इकबाल और इस वक्त मैं छपरा में हूं। और ये देखिए लगातार जिस तरीके से यहाँ हुजूम देख रहे हैं आप, लोगों के मिलने का आप सिलसिला देख रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं अपनी बेटी से मिलने। रोहिणी, क्या आपने सोचा था कि इस तरीके से जब आप छपरा पहुँचेंगी, सारण के धरती पे पहुँचेंगी, तो इस तरीके से प्यार सम्मान? सही बोलूं तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना अपार प्यार, प्रेम, स्नेह, सम्मान, इज्जत मिलेगा मुझे, आशीर्वाद मिलेगा मुझे। क्योंकि ये कंटिन्यूस अब 1.5 महीना होने जा रहा है। कंटिन्यूस वैसे और बढ़ते जा रहा है ये प्यार इनका मेरे प्रति और आशीर्वाद। क्योंकि 1 इंच भी जगह नहीं खाली मिलता है। मतलब अपनी बेटी के लिए वो लोग 4-4 घंटा इंतज़ार करते हैं इस बेटी को देखने के लिए। तो ऐसा प्यार मतलब कि बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि जो मुझे मिल रहा है। और मैं भगवान से, अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि ये ऐसा ही माता पिता का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। क्योंकि अब मैंने सारण को अपना परिवार मान लिया। और यहाँ के जो जितने भी बुज़ुर्ग मेरे माता पिता हैं, जो बेटियां हैं, बहन है, भाइयां हैं, तो सब मेरे अपने हैं ये लोग। ये छोटी सी बच्ची को अभी हमने देखा है, छोटी सी बच्ची आपके साथ तस्वीर खिंचवाने जा रही थी। उसने कहा कि मुझे आप ही की तरह बनना है। अब आप आइडियल होते जा रही हैं लोगों को जिस तरीके से, और तमाम चाहे पार्टी लाइन से ऊपर हटकर लोग आपको पसंद कर रहे हैं। क्या वजह, किस तरीके से देखती हैं इस जिम्मेदारी को? नहीं, ये तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे प्रति हो गया है। पहले तो मैंने अपना सिर्फ बेटी धर्म निभाया था, लेकिन अब जैसे अब छोटे छोटे बच्चे मुझे आइडियलाइज कर रहे हैं, तो उनके प्रति अब मुझे अब थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब कि ये क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है। तो थोड़ा सा और मुझे मतलब कि समझ करके ही अपने आप को प्रेजेंट इनके सामने करना पड़ेगा, ताकि और भी लोग सीखें मेरे से। कहते हैं कि जब आपके सर के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है उन चीज़ों को डिलीवर करने के लिए। तो आपको लगता है कि अब डिलीवरी आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी, उसकी तैयारी किस तरीके से? क्या आपको लगता है अगले 5 साल के लिए जो आपने जो चैलेंज लिया है, इस 5 साल के लिए आपने क्या रूट मैप तय किया है, किस तरीके से आपने? हाँ, जैसे अब मैंने ज़्यादा जिम्मेदारी तो नहीं लिया है। क्योंकि इन्होंने जो काम, जो दिशा निर्देश बताया, मुझे उसी पे खड़े होना है। मुझे अपने आप को मतलब प्रूव करना है इनको कि मैं हर समय आपके साथ खड़ी हूँ। जैसे यहाँ पे जितने भी लोगों से मैंने अभी 1.5 महीने में, पिछले 1.5 महीने से मैं मिल रही हूँ, सब कोई का एक ही मांग है कि बेटा तू मतलब कि भूल मत जाइए, हाँ साथे रहिए। तो मेरा है प्रायोरिटी लिस्ट में कि एक तो मुझे इनके बीच में रहना, इनके साथ रहना, इनके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहना, एक जिम्मेदार बेटी की तरह। जो कि मैं पहले से भी जिम्मेदार थी, अपने बेटी धर्म तो निभाया ही, तो यहाँ की भी बेटी बन करके अपना धर्म बखूबी वैसा ही निभाऊंगी जैसे मैंने पहले निभाया हुआ है। और दूसरा, यहाँ का नाला नाली का बहुत यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, नाला नाली का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, निकासी नहीं है यहाँ पे पूरे छपरा में, ना ही सिर्फ इस गांव में, पूरे छपरा का यही स्थिति है। तीसरा, यहाँ के युवक लोग सब कोई पढ़ लिख करके घर में बैठे हुए हैं, तो उनको नौकरी, तो रोज़गार का अच्छा अवसर मुझे प्रदान इनको करना पड़ेगा। कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा सारण में, जिसके लिए मुझे और जिम्मेदारी उठाते हुए और मतलब प्रयास करना होगा मुझे उसके लिए। जब आप ग्राउंड पे उतरी, जब आपने समस्याओं को देखा, तो आपको लगता है कि समस्याएं बहुत हैं, सुधार की बहुत सारी गुंजाइशें हैं अभी? है, अगर कोई सच्चे मन से काम करना चाहेगा तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। अगर जो सच्चे मन से किसी को खुदा को भी खोजेगा, खुदा भी मिल जाएंगे आपको। तो सच्चे मन से अपने मन में सेवा भाव लेकर के आप काम करिएगा, प्यार लेकर के काम कीजिएगा, किसी से पक्षपात नहीं कीजिएगा, अपना मान के काम कीजिएगा, तो भगवान अल्लाह राह बनाते रहते हैं। आपको तेजस्वी यादव के रोजगार की बात हम कर रहे हैं। आपने भी कहा कि रोजगार, उस एजेंडे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। बार बार किसी भी रैली में होते हैं तो कहते हैं कि हमने रोजगार दिया। उस एजेंडे को यहाँ आप इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है आपको, कैसा लगता है? हाँ, तेजस्वी जैसा उसने बोला भी था, तो हमारा महागठबंधन का एजेंडा ही है कि रोजगार मांगो, रोजगार अधिकार जो संविधान ये लोग बार बार बोल रहे हैं, जो खतरे में ये लोग जो बोले कि बदल देंगे, उसको हमें बचाना है, देश को बचाना है। लोकतंत्र खतरे में, उसको बचाना, आरक्षण अधिकार सब ये लोग छीनना चाहते हैं, उसको बचाना है। और तेजस्वी ने रोजगार दिया,
उसको जब मौका मिला 17 महीने तो उसने 5 लाख का रोजगार उसने सरकारी नौकरियां बांटा उसने। जबकि यही के मुख्यमंत्री जो अब 20 साल होने जा रहा है, उन्होंने बोला था कि असंभव, कहाँ से लाएगा पैसा, अपने घर से लाएगा, इसको कुछ नहीं आता है, हम नौकरी कैसे बंटता है इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं मालूम। आखिर उसी तेजस्वी ने इनके सामने 17 महीने में वो 5 लाख रोजगार ला करके दिखा दिया। तो ये तो एक मील का पत्थर ही साबित हुआ। तो इसलिए इस बार बदलाव बहुत जरूरी है। इस बार जहाँ जहाँ जा रही हूँ सारण की जनता सब चाह रही है कि बदलाव चाहिए। लेकिन आप एक दो सवाल पॉलिटिकल, क्योंकि ये तो तमाम चीज़ें थी, लेकिन आप जिस तरह 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे और प्रधानमंत्री ने जितने जोर शोर से तैयारियाँ की, यहाँ पे लोगों को बताया कि उनके कैंडिडेट जो राजीव प्रताप रूडी हैं वो बेहद ज़रूरी हैं, आपके ऊपर उन्होंने कहा कि ये तो परिवार की पार्टी है, तमाम चीज़ें, उन आरोपों को आपने बेहतर समझा होगा, उनका जवाब आप अपने तरीके से। अच्छा, बेहतर थे तो स्किल इंडिया से उनको दोबारा मंत्री से क्यों निकाला गया, क्यों नहीं रखे थे? बेहतर इसको बोलते हैं जो कोरोना काल में जो जा करके दिल्ली में बैठे थे, वो तो सारण के बेटे थे ना, स्थानीय बेटे थे। तो दिल्ली में क्या कर रहे थे? वो सारण की जनता के साथ कोरोना काल में रहना चाहिए था। यहाँ पे लोग मर रहे थे, अपने जनप्रतिनिधि को ढूंढ रहे थे। एम्बुलेंस की चोरी करके 33 एम्बुलेंस चोरी करके घर में पार्क किए हुए थे, उसमें क्या ढुलवाई किया जा रहा था? वो तो पूरा मीडिया में आया था ना। तो उनको तो इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा कि ये इस बेटे ने क्या किया था। इस बेटे ने क्या किया? अभी अपने आप को बोलते हैं कि गैस पाइपलाइन बिछा दिया। पूछ लीजिए यहाँ पे, अभी तो मैंने बात किया महिलाओं से कि गैस पाइपलाइन बिछ गया, गैस पाइपलाइन से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बोलते कि नहीं। तो गैस पाइपलाइन, तो गैस का दाम क्या है भाई? हाँ, 1000 रुपये 1200 गैस चल रहा है, तो गैस पाइपलाइन में फ्री में गैस देंगे? वो फ्री में देंगे तभी तो कुछ कोई खाए पिएगा। जब घर में नौकरी नहीं है तो यहाँ पे तो मतलब कि खाने को सामान नहीं है, तो गैस पाइपलाइन लेके लोग करेंगे क्या? और मुख्यमंत्री जी के शब्दों को कैसे देखती हैं, जिस तरीके से लगातार वो अटैकिंग मोड में हैं, फैमिली को भी, अब कल भी उन्होंने बोला है, और परिवार को लेके जिस तरह से हमलावर हैं, उन्होंने आपके बारे में कहा कि मैं तो 2020 में ही जानता था, मैंने तो पहले से कह दिया था कि यही चीज़ होने वाली है, आप वही होगा कि आप पॉलिटिक्स में आएंगी। कल उन्होंने बोला है कि वो पॉलिटिक्स में आएंगी और वो भी एमपी एमएलए बनेंगी, मैं इसी चीज़ से दूर हो गया हूँ, मैं इसी वजह से। वो महसूस कर लिए होंगे कि भैया ये काबिल लड़की है, उनको मालूम होगा कि काबिल लड़की है तो आगे चल करके ये भी बनेगी कुछ, उनको मालूम होगा। तो थैंक यू नीतीश अंकल, और क्या बोलेंगे। अब बाकी जो काबिल होगा वही ना जीतेगा, कोई बैठे बैठे तो नहीं। हम लोग तो लड़ करके जनता चुन करके भेजती है, जनता ही ना चुन के भेजती है कि नीतीश जी बैठा देते हैं, जनता चुन के ना भेजती है। तो ये कैसे ही साबित, मतलब कि ये कैसे बोल रहे हैं? अब परिवारवाद, वो अपने पहले आसपास भी तो देख लें कौन से परिवार से घिरे पिरे हैं। प्रधानमंत्री के लिए आपने कहा था कि वो आपके लिए प्रचार करने आए, वो आपके लिए, तो ये क्या है? वो बहुत नहीं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि बेटी बढ़ाओ, हाँ बोलते हैं ना, तो ये भी तो बेटी है, तो बेटी को बढ़ाने के लिए तो आए नहीं। जो किसी काम का नहीं है उस बेटे के लिए आ गए थे। तो ये बेटी तो बुला रही थी कि आइए चाचा जी, हम लोग बैठ करके मरहरा में जो आपने वादा किया था कि चीनी मिल खोलेंगे, तो चाचा भतीजी लोग बैठ करके आप चाय बनाइएगा, बेटी मिठास घोलेगी, मढ़ौरा के चीनी मिल से चीनी डालेगी उस चाय में। अब बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे कि अब आगे बताइए, इस बार आए हैं 5 साल के बाद, तो फिर जो 10 साल से आपने वादा किया था 2 करोड़ का रोजगार मेरे भाइयों को कब देंगे, 15-15 लाख रुपए का कब आएगा सबके खाते में, जितना भी उन्होंने वादा किया था वो सबको पूरा किए कि नहीं किए, उसका बैठ करके हम लोग कह रहे कि वो लोग कह रहे हैं संविधान पे कोई खतरा नहीं है, आप लोगों ने बिना वजह की। देखिए ना, बिना वजह के उन्हीं का सब तो एमपी विधायक लोग सब कोई तो बोल रहा है कि संविधान को बदलना होगा। तो इसी के लिए देखिए, संविधान को बदलना, वो लोग क्या मेरे ऊपर क्वेश्चन क्या उठाते हैं? हम भारत की बेटी हैं, बिहार की बेटी है, भारत में संविधान में लिखा हुआ है मेरा अधिकार है कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ। कोई माई का लाल बोल नहीं सकता कि हम विदेशी हैं हमको चुनाव नहीं लड़ने देगा, है ना। ये तो अधिकार तो दिया गया है हर एक को, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अगर यही है तो गुजरात का बेटा जो अपने आप को बोलता है, तो फिर बनारस में कैसे चुनाव लड़ने पहुंच जाता है? तब वो भी विदेशी हो गया। हाँ, उसको भी तो चुनाव नहीं लड़ने। बॉलीवुड की एक्ट्रेस वो अमेठी में कैसे आकर के चुनाव लड़ने लग जाती है भाई? हाँ, ये भी तो है ना, आप अपने आसपास भी तो देख लीजिए। ये सिर्फ आरोप विपक्षी लोग के लिए ही, अपने लिए सब कुछ माफ, 7 खून माफ।
जैसे सारे भ्रष्टाचारी जाते हैं, रात में डीएनए किसी का खराब हो जाता, कोई 70 करोड़ का घोटाला कर लेता है और उसके बाद से जाते ही वॉशिंग मशीन में भाजपा के धूल करके सब संस्कारी देशभक्त हो जाते हैं। और जितने बलात्कारी अभी जो है प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट, उसका प्रधानमंत्री ने क्या किया? पीठ ठोकने का काम किया ना, उसको टिकट दिया, पीठ ठोकने का काम किया। पहलवान बहन के जो दुष्कर्म जिसने किया था, वो उसके बेटे को टिकट देने का काम किया, तो शाबाशी दे रहे हैं। तो ये सब मुझे तो वही लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे इस बार तो इस सब पे भी बात करेंगे कि उन्होंने उस प्रज्वल रेवन्ना को जो मास रेपिस्ट है उसके बारे में उन्होंने क्या किया, उन्नाव की हाथरस की बेटियों के साथ उन्होंने क्या किया, कुछ बोलना चाहिए था। मणिपुर की बेटियों के ऊपर बोलना चाहिए था, पहलवान बेटियों के ऊपर बोलना चाहिए। बिल्किस बानो के जो गुनाहगार थे उनको तो माला पहनाने का काम किया। हाँ, तो उस सब का भी तो जवाब देना चाहिए। यहाँ की भी बेटी और महिलाएं ढूंढ रही है ना, भारतवर्ष की महिलाएं बेटी सुनना चाह रही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच वाले प्रधानमंत्री इस बात पे चुप्पी क्यों साधे रहते हैं। आप जब महिलाओं से मिलती हैं तो किस तरह का विचार वो आपसे आदान प्रदान करती हैं? क्योंकि ये आप खुद भी सोच रही होंगी इस तरह की बातें होंगी, लेकिन आपका एग्रेशन बहुत मतलब लोगों को बहुत इंटरेक्ट कर रहा है। तो जब महिलाओं से मिलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली आप जानती हैं कि सबसे बड़ा अगर वोट कहीं वोट बैंक है, या ये कह लें कि वोट को ये सब संस्कारी देशभक्त हो जाते हैं। और जितने बलात्कारी अभी जो है प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट, उसका प्रधानमंत्री ने क्या किया? पीठ ठोकने का काम किया ना, उसको टिकट दिया, पीठ ठोकने का काम किया। पहलवान बहन के जो दुष्कर्म जिसने किया था, वो उसके बेटे को टिकट देने का काम किया, तो शाबाशी दे रहे हैं। तो ये सब मुझे तो वही लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे इस बार तो इस सब पे भी बात करेंगे कि उन्होंने उस प्रज्वल रेवन्ना को जो मास रेपिस्ट है उसके बारे में उन्होंने क्या किया, उन्नाव की हाथरस की बेटियों के साथ उन्होंने क्या किया, कुछ बोलना चाहिए था। मणिपुर की बेटियों के ऊपर बोलना चाहिए था, पहलवान बेटियों के ऊपर बोलना चाहिए। बिल्किस बानो के जो गुनाहगार थे उनको तो माला पहनाने का काम किया। हाँ, तो उस सब का भी तो जवाब देना चाहिए। यहाँ की भी बेटी और महिलाएं ढूंढ रही है ना, भारतवर्ष की महिलाएं बेटी सुनना चाह रही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच वाले प्रधानमंत्री इस बात पे चुप्पी क्यों साधे रहते हैं। आप जब महिलाओं से मिलती हैं तो किस तरह का विचार वो आपसे आदान प्रदान करती हैं? क्योंकि ये आप खुद भी सोच रही होंगी इस तरह की बातें होंगी, लेकिन आपका एग्रेशन बहुत मतलब लोगों को बहुत इंटरेक्ट कर रहा है। तो जब महिलाओं से मिलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली आप जानती हैं कि सबसे बड़ा अगर वोट कहीं वोट बैंक है, या ये कह लें कि वोट को किसी न किसी तरीके से मोड़ने की अगर ताकत है तो वो घर की महिलाओं को है। आप जब मिलती होंगी, आप तो बेटी हैं, तो महिलाओं से जब मिलती होंगी तो क्या रिस्पॉन्स रहता है यहाँ? नहीं, बहुत अच्छा। देखिए ना, अभी भी मिले हम सब, वो लोग अपना दुख सुख एक बेटी की तरह ही मुझसे शेयर कर रहे हैं। मुझसे पूछते हैं कि बेटा मिलना, बात करना। हाँ, आकर के मिलते। क्योंकि हम पूछे काहे ऐसे काहे बोल रही हैं, तो नहीं, इससे पहले जो भाजपा वाले थे, आज तक तो हम लोग स्थानीय बेटा बोलते, हम लोग तो आज तक उसका शक्ल तक नहीं देखे। तो ये सब भी तो सवाल वाले। हाँ, नहीं, हम बात कर रहे हैं तो वही है कि तो ये बेटी को मतलब कि लोग अपना जो भी दुख सुख है, और ये बेटी भी वादा करके जा रही है सबसे कि एक मौका तो बेटी पे करेंगे लोग ना, भरोसा तो करिए। एक आप अपने मन से कैसे बोल दे रहे कि कहाँ चल जाएगी कहाँ नहीं भैया। ये इसको इशू बनाया उन्होंने, बार बार उन लोगों ने कहा कि आप आई हैं, चुनाव लड़ेंगी, चुनाव जीतेंगे और चली जाएंगी, तो इसलिए एश्योरिटी आप दे रही हैं कि आप। वो इतना गंदा एग्जाम्पल यहाँ के स्थानीय सांसद ने सेट कर दिया है। स्थानीय बेटा बोलते हुए दिल्ली में अधिकतर रहते हैं, तो ना, तो वो बेटा बेटी मतलब बेटी जो होती है हमेशा अपने माँ बाप के करीब रहती हैं। हाँ, भगवान के दिल में बसती हैं, माताएं बहनों के दिल में रहती हैं, भाइयों के दिल में बेटी जगह। अब बेटी कभी छोड़ती नहीं है। एक बार जिसको बेटी अपना मान लेती है तो मरते दम तक साथ निभाती है। छोटे चाचा को भी बुलाएंगी ये क्षेत्र में? बड़े चाचा को तो आपने इनवाइट कर दिया मोदी जी को, छोटे चाचा नीतीश जी को भी बुलाएंगी कि क्षेत्र में आए और वो आपके साथ चुनाव? छोटे चाचा के पास अभी और नई नई बेटी लोग हैं, वहाँ घूमेंगे, बेटा लोग हैं बाकी उन लोग के यहाँ घूमेंगे भैया।
तो आप उन्हें नहीं, ना ना, हमको जरूरत बड़े बेटा को। बड़े चाचा को बुलाए तो बड़े चाचा तो कुछ बोले ही नहीं, आए भी नहीं। देखिए साफ तौर पे रोहिणी आचार्य हैं जो अपनी बेबाक छवि के लिए और बेबाक बातों के लिए मानी जाती हैं। बहुत ही बेबाकी से उन्होंने सारी राय रखी है। वो साफ तौर पे कह रही हैं कि सिर्फ कह देने भर से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली आपको ग्राउंड पे उतर के चीज़ों को समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत ही बेबाकी से दो चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि कैसे आप बात कर रहे हैं, किस तरीके के सवाल कर रहे हैं, किस तरीके की जवाब है, किसी की हिम्मत नहीं है। उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया मैं आपको बता रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है जो रोहिणी आचार्य को भारत में चुनाव लड़ने से रोक सके, क्योंकि उन्हें यह अधिकार संविधान देता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके इस कड़े जवाब पर प्रतिक्रिया क्या आती है तमाम विपक्षी पार्टियों की।